नेक्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पार्ट ऑफ 1919 का सेकंड पार्ट के अंतर्गत पिछले क्लास में हमने 4 पॉइंट का जिक्र किया और उस 4 के बाद अगला 5वां पॉइंट आता है लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट 1909 ईस्वी में लखनऊ में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक समझौता हुआ, जिसका समझौता में अंग्रेज जो थे वे हमेशा दोनों में दूरियां कायम करते थे। दोनों के बीच में दूरियां कायम किया जा रहा था। हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश आयरिश महिला एनी बेसेंट, वे ब्रिटिशर्स होने के बावजूद, आयरिश महिला होने के बावजूद भी भारतीयों के प्रति उनकी संवेदनाएं थी कि भारतीयों का जो डिमांड है वह डिमांड जायज है और उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। इसकी वह वकालत कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठाई, लेकिन बहुत से ब्रिटिशर्स जो थे वे नहीं चाहते थे कि भारतीयों को में अपना वर्चस्व जो अधिकार है वह अधिकार हम यहाँ से हट जाए। इन सब के बाद लखनऊ पैक्ट में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई। फूट डालो और राज्य करो। बहुत से नवाब को छल के द्वारा एकाधिकार किया गया। ब्रिटिशर्स ने छल और बुद्धि के द्वारा उस पर अपना आधिपत्य को प्राप्त किया। तो इन सब भावनाओं ने ब्रिटिशर्स के भारतीयों के मन में असंतोष की जागृत अवस्था में पदार्पण होने लगा। इन सब के कारण लोगों के मन में और गहरी खाई बैठने लगी और जिसका परिणाम यह हुआ कि वह पैक्ट जो है धीरे धीरे अंतर में आ गया। इसके बाद यह आंदोलन उग्र होता गया और यह उग्रता और तीव्रता में बदलता गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, इसी नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में प्रवेश। भारतीय जब वह इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई के बाद वह वापस आए तो बॉम्बे हाई कोर्ट में वे प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस के बाद उस समय आंदोलन नरमपंथी विचारधारा के द्वारा संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा था और नरमपंथी नेताओं के सिद्धांतों के प्रेरणात्मक भावनाओं के आधार पर वे भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और भारतीय जनमानस को कैसे रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया और उसके हक के लिए वे वकालत वहां जाके किए और वहां के मजदूरों को वह मुक्त कराया और उसके पुनः भारतीय राजनीति परिवेश में वह आकर यहाँ पर अपना स्थान को और आगे बढ़ाया। तो जो एक समय ब्रिटिश का अंधभक्त थे उनके मन में भी अब यह होने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं भिक्षामदेही के नीति के आधार पर नहीं चलेगा और दोनों में सेपरेशन करा देता है। कांग्रेस का जो मूल भाग था वह 2 पार्ट में बंट जाता है, लेकिन गांधी जी के प्रयास और उन दोनों और उग्रवादी नेताओं के प्रयास के बाद कांग्रेस हिंदू मुसलमान जब एक हो जाता है और एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, होम रूल मूवमेंट। बहुत दिनों से लोगों का मांग था कि भारत में स्वशासन की स्थापना की जाए। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, विभिन्न प्रांतों में अपनी सरकार हो और उसका नियंत्रण भारतीय करें, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं दिख रही थी।
ऐसी विषम परिस्थिति में होम रूल का सिद्धांत 1909 के बाद 1919 के आते आते भारतीय बहुत शिक्षित हो चुके थे और होम रूल के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। गांधी ने यह डिमांड किया कि स्वदेशी वस्तु का प्रयोग किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। जगह जगह तोड़ फोड़ होने लगी, हत्याएं, आतंकवाद, बम्बार्डमेंट होने लगा और इन सब के कारण होम रूल मूवमेंट जो अनऑर्गेनाइज होते हुए भी उसमें बिखराव होने लगा और अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाबी के साथ छल बल से और आगे बढ़ते गए। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में डर भय की भावना होने लगी थी, क्योंकि भारतीय अब जागृत हो चुके थे, उनमें नेशनलिटी की भावना का प्रादुर्भाव हो चुका था। ऐसे का माहौल में जब क्रांति का बिगुल फूका जा रहा था तो भारतीय जो लोग थे, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, एक झंडे के तले आ गए और उस झंडे के बाद एक धीरे धीरे कालांतर में इस तरह का होने लगा। और इस तरह आज हमने मार्ले मिंटो के बाद मोंटेस्क्यू 1919 अधिनियम पार्ट सेकंड का 7 पॉइंट I have already discussed.